Hello children, good morning all of you. Hope all are doing well. Today we will read chapter 6, Life Under the Delhi Sultanate part 2. In previous classes we have gained more knowledge about life under the Delhi Sultanate, art and architecture, monuments. Today our topic language. Okay students? The Sultanate period witnesses a progress in Persian, Sanskrit and the regional language. तो सल्तनत पीरियड की अगर बात करेंगे स्टूडेंट तो उसमें कितने सारे लैंग्वेजेस का प्रोग्रेस हुआ, जैसे कि पर्शियन की अगर बात करेंगे, संस्कृत है, रीजनल लैंग्वेजेस है. पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज, इट वाज द ऑल्सो द प्रिफर्ड लैंग्वेज ऑफ द नोबिलिटी एंड लिटरेचर. तो जितने भी कॉइन्स आपने देखा होगा या कोई भी आर्ट एंड आर्टिक्चर देखा होगा, किसी भी तरह का स्कल्पचर उस जमाने का होगा स्टूडेंट, तो उसमें पर्शियन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उनका लैंग्वेज जो होता था वो पर्शियन होता था. पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द प्रिफर्ड लैंग्वेज. को भी नोबिलिटी होती थी, लिटरेचर होते थे, उसमें पर्शियन लैंग्वेज को ही प्रिफर्ड किया जाता था. नो मोर अमीर खुसरो एंड अमीर हसन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, इससे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, आप हमेशा याद रखना. अमीर खुसरो एंड अमीर हसन दहलवी रोट एक्सलेंट पोइट्री इन पर्शियन. तो उन्होंने मतलब कि बहुत सारे पोइट्री जो लिखे हैं वो पर्शियन में लिखे हैं. अमीर खुसरो वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड स्पिरिचुअल डिसिपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया. तो अमीर खुसरो की अगर बात करेंगे तो वो कोर्ट पोएट था, अलाउद्दीन खिलजी का स्पिरिचुअल डिसिपल था, निजामुद्दीन औलिया. ही रोट तारीख़ अलाई, डैट मीन्स की हिस्ट्री ऑफ अलाउद्दीन. तो उसने क्या किया था कि अलाउद्दीन की जो हिस्ट्री होती है, अलाउद्दीन के बारे में उसने लिखा था. उसकी बुक थी स्टूडेंट तारीख़ अलाई, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हिस्ट्री ऑफ अलाउद्दीन. संस्कृत वाज द लैंग्वेज ऑफ हाई क्लास हिंदू. तो आपको पता होगा पहले से स्टूडेंट की जो हाई क्लास हिंदूज होते थे उनका जो लैंग्वेज होती थी वो संस्कृत होती थी. वेरियस संस्कृत बुक्स वे ट्रांसलेटेड इनटू रीजनल लैंग्वेज. बहुत सारी मतलब कि बुक्स जो थी, संस्कृत बुक जो थी उसको रीजनल लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया गया ताकि जो भी मतलब कि रहने वाले कॉमन पीपल हैं उनको समझ में आए, उनको पढ़ने में आसानी हो. रामानुज एंड जयदेव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन स्टूडेंट्स, is very important person. Ramanuj and Jaydev were prominent संस्कृत स्कॉलर ऑफ दिस पीरियड. उस समय की अगर बात करें कि इस दो स्कॉलर्स का नाम आता है जो कि संस्कृत स्कॉलर्स थे. उर्दू इमर्जेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. इट वॉज कम्बिनेशन ऑफ पर्शियन एंड हिंदी लैंग्वेज. तो हम लोग ये भी जान लें कि उर्दू आई कैसे, उर्दू कितने लैंग्वेज से मिलकर के बनी है. तो उर्दू उस समय में उर्दू जो भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, वो भी मर्जिड हुआ. इट वॉज ये जो कम्बिनेशन ये मिला हुआ स्टूडेंट पर्शियन एंड हिंदी लैंग्वेजेस, ये दो भाषा उससे मिलकर के ये बनी. रीजनल लैंग्वेज आर सॉ इम्प्रेसिव प्रोग्रेस. बंगाली एंड मराठी ऑल्सो डेवलप्ड. इसके अलावा अगर बात करेंगे तो बंगाली लैंग्वेज, मराठा लैंग्वेज ये भी डेवलप हुआ. भक्ति सेंट्स, जो भक्ति मतलब के साधु होते थे, अपनी भक्ति हो सकता है आप नेक्स्ट मतलब के क्लासेस में या फिर आने वाले चैप्टर्स में भक्ति मूवमेंट्स के बारे में पढ़े. तो भक्ति सेंट्स यूज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपुल. तो वो जो भक्ति संत और साधु जो थे तो वो लैंग्वेजेस जो इस्तेमाल करते स्टूडेंट वो इस्तेमाल करते जो लोकल पीपल द्वारा बोली जाती थी. दिस हेल्प इन पोर्ट्राइजिंग दिस लैंग्वेजेस. उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि और भी लैंग्वेजेस की अगर बात करेंगे, पंजाबी, असामी, सिंधी, ओडिया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड तमिल ऑल्सो बिकम पॉपुलर. कबीर यूज्ड अवधी एंड ब्रज इन हिज कुप्लेट्स और दोहा. तो कबीर जो थे वो ब्रज अवधी भाषा का इस्तेमाल करते थे, ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते अपनी दोहा में. तो आपने कबीर के दोहा के बारे में तो बहुत पढ़ा होगा हिंदी में, जो काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है और भी बहुत फेमस है. नो मोर. द वर्ड उर्दू मीन्स लैंग्वेज ऑफ द कैंप. इट वॉज अ डेवलप इन द कैंप ऑफ सोल्जर. तो उर्दू डैट मीन्स स्टूडेंट ये कैंप होता है, ये लश्कर, इस तरह से कहते हैं कि लैंग्वेज था कैंप, लैंग्वेज ऑफ द कैंप. इट वॉज डेवलप द कैंप्स ऑफ सोल्जर. इट इज़ कॉल्ड द कैंप लैंग्वेज. इसे कैंप लैंग्वेज कहा गया. उर्दू सुन बिकम वेरी पॉपुलर. इट वॉज स्पोकन बाय मेनी पीपुल. ये बहुत पॉपुलर हुआ उस समय स्टूडेंट्स, और बहुत लोगों के द्वारा बोली गई भाषा ये हो गई. मिर्ज़ा गालिब जो कि एक बहुत बड़े पोइट थे स्टूडेंट, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब. मिर्ज़ा गालिब इज़ कंसिडर्ड एज अ ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द उर्दू लैंग्वेज. ये उर्दू लैंग्वेज के, उर्दू ज़ुबान के ये बहुत बड़े पोइट थे. म्यूज़िक आवर नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, म्यूज़िक एंड पेंटिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट. अ न्यू टाइप ऑफ म्यूज़िक डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो अब हमें ये जानना है, देखना है कि उस पीरियड में किस तरह की म्यूज़िक डेवलप्ड हुई. इट इज़ कॉल्ड द हिंदुस्तानी म्यूज़िक.
हिंदुस्तान में हुई, हिंदुस्तानी म्यूजिक कहला। इट वाज अ मिक्सचर ऑफ, जो कि ये मिक्सचर थी पर्शियन, सेंट्रल एशिया और इंडियन म्यूजिक की। द रूलर्स ऑफ दिल्ली गिव हाई सपोर्ट टू दिस म्यूजिक। जो रूलर्स थे दिल्ली के जो शासक थे दिल्ली पे जिनका राज चल रहा था, इस म्यूजिक को उसने बहुत सपोर्ट किया। अमीर खुसरो ऑल्सो पॉपुलराइज अ न्यू फॉर्म ऑफ डिवोशनल म्यूजिक कॉल्ड कव्वाली। और एक अमीर खुसरो जो उनका एक न्यू फॉर्म ऑफ एक म्यूजिक को उसने ये किया, कव्वाली कहलाई, जो कि खास करके वो स्टूडेंट डिवोशनल, ये धर्म से रिलेटेड थी। आज भी आपको कव्वाली देखने को मिलता होगा। अब तो उससे कितने सारे फॉर्म आ गए, कितने स्टाइल में इसको गाया जाता है। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कव्वाली। और ये अमीर खुसरो की बात करेंगे तो इन्हें फादर ऑफ कव्वाली से रिगार्ड किया गया। During this period, new musical instruments such as sitar, tabla and sarangi begin to be used। आपने देखा भी होगा, हो सकता है कुछ बच्चों ने इसको इस्तेमाल भी किया होगा। तो उस समय ये इंस्ट्रूमेंट्स थे। यू कैन सी हियर इमेजेस इंस्ट्रूमेंट्स तबला एंड सारंगी। अमीर खुसरो इज क्रेडिटेड फॉर द इन्वेंशन ऑफ सितार। तो अगर सितार की बात करेंगे तो इस चीज़ के लिए अमीर खुसरो को क्रेडिट दिया जाता है, इसके इन्वेंशन को लेकर के। पेंटिंग फ्लोरिस्ट ऑन रॉयल पैट्रोनेज, द आर्ट ऑफ मिनिएचर डेट मीन्स स्टूडेंट, आर्ट ऑफ मिनिएचर स्मॉल एंड वेरी डिटेल्ड। ऐसे ऐसे मिनिएचर्स होते थे। मिनिएचर डेट मीन्स के वेरी स्मॉल। आर्ट ऑफ मिनिएचर ऐसे ऐसे मिनिएचर्स, ऐसे ऐसे पेंटिंग्स होती थी जो कि बहुत छोटी होती थी लेकिन बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन ये देती थी। पेंटिंग बिगिन टू डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस समय ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है स्टूडेंट्स में भी, अगर ऐसा कोई द आर्ट ऑफ नेचर, तो ये स्मॉल एंड वेरी डिटेल। पेंटिंग बिगिन टू डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। इट वाज यूज्ड टू डेकोरेट एंड इलस्ट्रेट बुक्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये डेकोरेट करने के लिए, बुक्स को इलस्ट्रेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसमें कि इमेजेस का इस्तेमाल किया जाने लगा, फिगर्स है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। द रूलर्स एम्प्लॉयड आर्टिस्ट, द कोर्ट पेंटर्स मेड पोर्ट्रेट्स ऑफ द किंग। तो यहाँ पे ये कि द रूलर्स एम्प्लॉयड आर्टिस्ट जो होते थे, द कोर्ट पेंटर्स मेड पोर्ट्रेट्स ऑफ द किंग। तो स्टूडेंट यू कैन सी हियर तबला एंड सारंगी। तो अब हम लोग वहाँ के प्रशासन की बात करेंगे स्टूडेंट में। तो वहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज कौन कौन से लैंग्वेज इमर्जेड हुए, किसे कौन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। वैसे तो सभी को यहाँ पर वैल्यू दी गई, सारे लैंग्वेजेस के थ्रू आप देख रहे हो, कोई म्यूजिक आई, पेंटिंग आई। तो अब यहाँ पे हम प्रशासन की बात करेंगे, उनका प्रशासन क्या था। The sultans of Delhi developed a very powerful and highly organized administration. It influenced the regional kingdom of the time. It also served as a model for the future rulers. सुल्तान की अगर बात करेंगे, दिल्ली के सुल्तान्स की अगर बात करेंगे, तो उसने मतलब कि बहुत पावरफुल और हाईली ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन का किया। और रीजनल किंगडम्स उन्होंने उसको जो रीजनल किंगडम्स से उसको भी इन्फ्लुएंस्ड किया। सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर द फ्यूचर रूलर्स। तो फर्स्ट पॉइंट है द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द सुल्तान। आप समझ सकते हो, जो किंग होता है, सुल्तान होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है, ऐसे भी हम लोग जानते हैं। ही हैड अ टीम ऑफ ट्रस्टेड नोबल्स टू एडवाइस हिम। उसके पास एक टीम होती है ट्रस्टेड नोबल्स की, जो उसको एडवाइस देता है। नंबर 2 पॉइंट, वजीर वाज द प्राइम मिनिस्टर। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा ड्रामा में, बुक्स में, और ऐसे भी आपको मालूम होगा कि जो वजीर होते थे वो प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे। ये मतलब कि प्राइम मिनिस्टर होते, वजीर वाज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को वजीर कहा जाता था। ही अपॉइंटेड पीपल टू डिफरेंट पोस्ट, kept a record of financial decision and supervised the work all the officials of the सल्तनत। तो कहने का मतलब है कि जो दूसरे मतलब कि ऑफिशियल्स होते थे उसको वो डिफरेंट पोस्ट पे अपॉइंट करता था। और उसके बाद से जिसके पास से फाइनेंशियल के सारे रिकॉर्ड, डिसीजन के रिकॉर्ड्स होते थे, सुपरवाइज द वर्क द ऑफिशियल ऑफ सल्तनत। उसके अलावा भी और बहुत सारे काम में जो सुपरविजन का काम होता था, इसका ये काम करते थे। नंबर 3 पॉइंट, द काजी वाज द चीफ जज। चीफ जज किसको कहा गया स्टूडेंट? काजी। ही ऑल्सो एडवाइज द सुल्तान ऑन रिलीजियस मैटर। ये भी सुल्तान को जो भी मतलब कि रिलीजन से बिलोंग करते हुए जो भी मैटर्स होते थे उस पर एडवाइस देता था। नंबर 4 पॉइंट, मिलिट्री कमांडर वाज कॉल्ड अरीज ममालिक और दीवाने अरीज। तो मिलिट्री कमांडर आप समझ ही रहे होंगे स्टूडेंट, तो वो कहलाते थे, चूँकि ये पर्शियन लैंग्वेज का वो यूज़ करते थे, तो उस तरह से उनका नाम भी उसी तरह का होता था, अरीज ममालिक एंड दीवाने अरीज। द सल्तनत वाज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर फ्लो चार्ट। तो सल्तनत जो डिवाइड था कितने मतलब पार्ट्स में था सल्तनत, आप देख सकते हो। एकता एंड प्रोविंसेस, एक प्रोविंसेस को हम एकता भी कह सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं स्टूडेंट, जैसे आप मान लो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, जैसे इंडिया, वो कितने सारे स्टेट में डिवाइडेड है, बहुत सारे स्टेट में। इसी तरह से ये प्रोविंसेस में डिवाइडेड था इनका सल्तनत। उसके बाद सिख अंडर सिकदार। सिख यहाँ पे कहेंगे स्टूडेंट लैंड, सिकदार लैंड लॉर्ड्स के अंदर में जो सिख होते थे
जो ज़मीन होती थी, जो भूमि होती थी। उसके बाद से है परगानाज, दैट मीन्स के ग्रुप ऑफ विलेज, विलेज का जो ग्रुप होता था, इस तरह से वो। लास्ट है विलेज अंडर द विलेज हेड पर्सन, विलेज जो होते थे तो विलेज हेड पर्सन जो होते थे उसके अंडर में होते थे, जैसे अभी हम लोग मुखिया के बारे में जानते हैं। तो सल्तनत था, ये इस तरह से डिवाइड था, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। द नोबिलिटी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल इम्पोर्टेंट पोस्ट वेर हेल्ड बाई देम, बहुत सारे मतलब कि इम्पोर्टेंट पोस्ट जो थे उनके द्वारा हेल्ड किए गए थे। द नोबिलिटी कंसिस्ट ऑफ द हाई क्लास तुर्क्स एंड मुस्लिम फैमिलीज, तो कहने का मतलब है कि जो भी ऊंचे पोस्ट पे होते थे, हाई पोस्ट पे होते थे, वो हाई क्लास के होते थे, तुर्क्स के होते थे, मुस्लिम फैमिलीज के, वो हाई क्लास से बिलोंग करते थे। आवर नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स इकोनॉमी, तो हम जान लें ज़रा सा कि उनका ट्रेड क्या था, बिजनेस क्या था, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड वी आर टू पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी, तो एग्रीकल्चर का बारे में तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कई मेन ऑक्यूपेशन की अगर बात करते हैं हम पहले की, अगर तो ये एग्रीकल्चर तो मेन ऑक्यूपेशन ही आता है। तो एग्रीकल्चर ट्रेड विद द टू पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी के ये दो पिलर थे। द सल्तनत गॉट मैक्सिमम अर्निंग फ्रॉम लैंड रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यू डेट मीन्स आप समझ गए ना कि लगान वसूली जो होती थी, ज़मीन की जो वसूली, लगान वसूली टैक्स के तौर पे की जाती थी, उससे बहुत ज़्यादा अर्निंग होता था उन्हें। द रूलर्स ट्राई टू इम्प्रूव द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वो कोशिश करते थे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो थी, लगान वसूली की जो सिस्टम थी, जो ज़मीन के टैक्सेस जो लगते थे उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करे। द लैंड्स वे डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, लैंड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। नंबर 1 एकता लैंड, इट वॉज गिवन टू ऑफिशियल अगेंस्ट देयर सर्विस। नंबर 2 पॉइंट खलीसा लैंड, इट वॉज द लैंड ऑफ सुल्तान, ये सुल्तान के लैंड होते थे। द अर्निंग फ्रॉम दिस लैंड वॉज यूज टू मेंटेन, इससे जो भी अर्निंग होती थी रॉयल कोर्ट को मेंटेन किया जाता था, रॉयल हाउस होल्ड होते थे उसको मेंटेन किया था, उससे जो अर्निंग होती थी उससे जो उनको फ़ायदा होता था। नंबर 3 इनाम लैंड, ये किस तरह का लैंड है आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इट वाज द लैंड डोनेटेड टू द रिलीजियस लीडर एंड इंस्टीट्यूशन, ये वो लैंड है स्टूडेंट जो रिलीजियस लीडर, जो भी धार्मिक लीडर्स होते थे, जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी संस्थाएं होती थी इससे रिलेटेड, उसको वो डोनेट कर दिया जाता था। द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्सड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, तो लैंड रेवेन्यू जो फिक्स थी किस पे फिक्स थी स्टूडेंट, तो वो 1/3 ऑफ प्रोड्यूस पे फिक्स थी, जितना प्रोड्यूस होता था उसका 1/3 हिस्सा। ट्रेड इंक्रीज मेनी फोल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ट्रेड जो था अगर हम व्यापार की बात करेंगे, पेशे की बात करेंगे, स्किल्स की बात करेंगे स्टूडेंट, तो उस टाइम में मतलब कि ये भी बढ़ता जा रहा था। एज रूरल बिल्ड गुड रोड्स एंड सराय डेट मीन्स के रेस्ट हाउस, तो रूलर्स जो थे वो अच्छे रोड बनाए, सराय बनाए, रेस्ट हाउसेस बनाए लोगों के लिए। इंडिया हैज़ ट्रेडिंग रिलेशन विद द, तो इंडिया का ट्रेडिंग रिलेशन किसके साथ था, पर्शियन गल्फ, वेस्ट एशिया एंड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इन कंट्रीज़ के साथ, पर्शियन गल्फ के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ इसका ट्रेड रिलेशन रहा। आवर लास्ट टॉपिक सोसाइटी, अब हम जानेंगे कि इनके उस समय सोसाइटी का क्या सिस्टम था। देयर वॉज वेरी लिटिल चेंज इन द इंडियन सोसाइटी, ब्राह्मण्स वेयर एट द टॉप ऑफ सोसाइटी, तो उस टाइम में क्या हुआ कि जो भारतीय इंडियन सोसाइटी उसमें बहुत छोटी सी चेंजिंग देखने को मिली। ब्राह्मण्स वेयर द टॉप ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर ये तो आपको पता ही स्टूडेंट के ब्राह्मण का जो पोजीशन होता है वो टॉप पे होता था, तो ये टॉप पे थे। द पोजीशन ऑफ वीमेन वाज लॉ, जो पोजीशन ऑफ वीमेन वाज लो, उनकी जो हालत थी, स्थिति की अगर बात करेंगे, वीमेन की स्थिति की बात करेंगे तो लो थी। वीमेन बिगिन वेयरिंग पर्दा ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो पर्दा सिस्टम की अगर बात करेंगे स्टूडेंट तो ये मतलब कि मुस्लिम रिलीजन की अगर बात करेंगे, जो भी तुर्क से आए तो उनका लाया हुआ सिस्टम है। द टूर्स अबाउट पर्दा सिस्टम इन टू इंडिया, इंडिया में लाने वाले पर्दा सिस्टम को वही लोग है। द मुस्लिम सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, तो मुस्लिम सोसाइटी जो डिवाइडेड था वो उनके ओरिजिन पे डिवाइडेड था। द तुर्क के रहने वालों को कहते ईरानियंस, ईरान के रहने, अफगानिस्तान के रहने, अफगान के रहने, एंड इंडियन मुस्लिम वेयर द 4 ग्रुप, ये 4 ग्रुप थे इंडियन, ये तुर्क, ईरानियंस, अफगान्स एंड इंडियन मुस्लिम वेयर द 4 ग्रुप। नंबर 1 पॉइंट एरिस्टोक्रेसी, वी हैव लर्न इन की टर्म्स, हमने पहले ही पढ़ा है की टर्म्स में। एरिस्टोक्रेसी डोमिनेट द सोसाइटी, इट इंक्लूडेड द, इसमें डोमिनेटेड सोसाइटी था, इसमें क्या क्या इंक्लूड है स्टूडेंट ध्यान देना, रूलिंग क्लास ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदू। नंबर 2 पॉइंट नेक्स्ट टू देम, इसके बाद अगर नंबर आता है तो हमने कभी फ्लो चार्ट में भी किसी चैप्टर में पढ़ा होगा या फिर किसी और क्लास में पढ़ा होगा। नेक्स्ट टू देम वेयर द प्रीस्ट, इसके बाद प्रीस्ट की बात करेंगे, पंडित पुरोहित जिनका मतलब कि बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन होता है सोसाइटी में होता था और आज भी है उनका पोजीशन, लेकिन उस समय उनका पोजीशन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल था। दिस इंक्लूडेड ब्राह्मण एमोंग द हिंदू,
तो प्रीस्ट की अगर बात करेंगे तो वो हिंदू रिलीजन में आ गए और ये इंक्लूडेड ब्राह्मण्स अमॉन्ग द हिंदू एंड उलेमा अमॉन्ग द मुस्लिम्स, उलेमा मुस्लिम्स में आ गए। नंबर थर्ड पॉइंट, बिसाइड्स देम, इसके अलावा अगर बात करेंगे मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, आर्टिशियन रेज्ड इन टाउन्स एंड सिटीज़, ये लोग भी थे शहरों में, बड़े नगर में, महानगरों में, ये फैलते चले गए, बढ़ते चले गए। मर्चेंट की बात करेंगे, ट्रेडर्स की बात करेंगे, आर्टिशियंस की बात करेंगे। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट, पिजेंट्स लिव्ड इन द विलेज। पिजेंट्स डेट मीन्स के कृषक बात कर सकते हैं, फार्मर की बात कर सकते हैं, तो ये गाँव में रहते थे। दे हैड टू पे लैंड टैक्स, जो कि लैंड टैक्स देते थे, लैंड का वो टैक्सेस देते थे, कर देते थे। दे लेकिन उस समय क्या था ना स्टूडेंट की, जैसे कि मतलब रूलर्स का जो शासन हुआ करता था, तो टैक्स की वजह से वो ये पीजेंट जो होते थे उनकी हालत सही नहीं, कि बहुत मतलब कि वीकर सेक्शन में वो चले जा रहे थे, काफ़ी उनको मतलब कि काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। देयर लाइफ वेयर वेरी डिफिकल्ट, दे वेयर लिटिल अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ रूलर्स ऑफ डायनेस्टीज़। आपको मालूम होना चाहिए कि ये कुछ मतलब कि उससे अफेक्टेड थे, जो मतलब कि बाय द चेंज ऑफ रूलर्स जो थे, डायनेस्टी थी उसके वजह से। तो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, पेज नंबर 55, मैच योर की टर्म्स, क्विक रिविजन्स। मैंने ये टास्क दिया था आपको, आप देख लो क्या राइट है क्या रॉन्ग है। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, आई होप कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसे सही बनाया होगा। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत इज कॉल्ड द इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। Number 2, the arches, domes and minarets were the main elements of the Indo-Islamic architecture. Number 3, the arches dominate the need of pillars to support the roof. Number 4, Qutub Minar is a 5-story building with a height of 72.5 meters. आपने पढ़ा है और मुझे पता है, बिल्कुल श्योर हूँ कि आप लोगों ने इसे बनाया है। B, tick the correct statements and cross the wrong ones. Number 1, the Alai Darwaza is called the gem of Indo-Islamic architecture. Wrong. Alai Darwaza नहीं है student. Qutub Minar is called the gem of Indo-Islamic architecture. Number 2, Qutub Minar has 375 estates. Wrong. 378 estates. Number 3, Qutub Minar was named after Qutubuddin Aibak. Wrong. Sheikh Qutubuddin Bakhtiar Kaki. Number 4, Alauddin built the Siri fort to protect the empire against attacks. True. Number 5, Hauj Khas means the royal tanks. Tick. So students, it's a homework time. Notes your homework in your diary. Complete quick revisions of page number 57. Okay students, today class is completed. Thank you.